साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी देश व दुनिया वासियों को संविधान दिवस अर्थात 26 नवंबर की हार्दिक मंगल कामनाएं। आइए आज संविधान दिवस के अवसर पर एक सुंदर सा लेख जो हमें सोशल मीडिया के जरिए मिला है और मैंने पूरा पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे मन में विचार आया हम क्यों ना आप सभी को ये शेयर करें और इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। लिखा है, क्या संविधान लिखकर वाकई कोई कारनामा किए थे बाबा साहब? चलो इस बात सच्चाई जान लेते हैं। 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने एक संविधान लिखा था। अब इससे ज़्यादा मैं इस संविधान पर ना ही बोलूं, वह ज़्यादा बेहतर है। फिर 1922 में गांधी जी ने संविधान की मांग उठाई। मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल नेहरू तथा न जाने किन किन ने और कितने संविधान पेश किए। ये लोग आपस में ही एक व्यक्ति प्रारूप बनाता तो दूसरा फाड़ देता, दूसरा बनाता तो तीसरा फाड़ देता, और इस तरह 50 वर्षों में कोई भी व्यक्ति भारत का एक संविधान का प्रारूप ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश नहीं कर सके। उससे भी मज़े की बात कि संविधान न अंग्रेज़ों को बनाने दिया और न खुद बना सके। अंग्रेज़ों पर ये आरोप लगाते कि तुम संविधान बनाएंगे तो उसे हम आज़ादी के नज़रिए से स्वीकार कैसे करें। बात भी सत्य थी, लेकिन भारत के किसी भी व्यक्ति को ये मालूम नहीं था कि इतने बड़े देश का संविधान कैसे होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, लोकतंत्र कैसा होगा, कार्यपालिका कैसी होगी, विधायिका व न्यायपालिका कैसी होगी, समाज को क्या अधिकार, कर्तव्य और हक होंगे आदि। अंग्रेज भारत छोड़ने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन वो इस शर्त पर कि उससे पहले तुम भारत के लोग अपना संविधान बना लो, जिससे तुम्हारे भविष्य के लिए जो सपने हैं उन पर तुम काम कर सको। इसके बावजूद भी कई बैठकों का दौर हुआ, लेकिन कोई भी भारतीय संविधान की वास्तविक रूपरेखा तक नहीं तय कर सका। इन नौटंकियों का दौर खत्म नहीं हो रही थी। साइमन कमीशन जब भारत आने की तैयारी में थी, उससे पहले ही भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती भरे स्वर में भारत के सभी नेताओं, राजाओं और प्रतिनिधियों से कहा कि इतने बड़े देश में यदि कोई भी व्यक्ति संविधान का मसौदा पेश नहीं करता तो ये दुर्भाग्य की बात है। यदि तुम्हें ब्रिटिश सरकार की या किसी भी सलाहकार अथवा जानकार की ज़रूरत है तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, और संविधान तुम्हारी इच्छाओं और जनता की आशाओं के अनुरूप हो। फिर भी यदि तुम कोई भी भारतीय किसी भी तरह का संवैधानिक मसौदा पेश करते हो, हम उस संविधान को बिना किसी बहस के स्वीकार कर लेंगे। मगर यदि तुमने संविधान का मसौदा पेश नहीं किया तो संविधान हम बनाएंगे और उसे सभी को स्वीकार करना होगा। अब ये बात मत समझना कि आजकल जैसे कई लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे तो कई संगठन संविधान बदलने की बातें करते हैं। वह दौर अलग थी। लोग सड़कों पर भी अंग्रेज़ों के हुक्म से चलते थे, और यदि अंग्रेज़ हमारे देश के संविधान को लिखते तो ये हम आज़ादी के बाद उसे संशोधित या बदलने की सोचते। तो पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि जब भी किसी देश का संविधान लागू होता है तो वह संविधान उस देश का ही नहीं, मानव अधिकार और संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व समुदाय के समक्ष एक दस्तावेज होती है जो देश का प्रतिनिधित्व और जनमानस के अधिकारों का संरक्षण करती है। दूसरी बात, किसी भी संविधान के संशोधन में संसद का बहुमत और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की भूमिका के साथ समाज के सभी तबकों की सुनिश्चित एवं आनुपातिक भागीदारी भी अवश्य होती है। इसलिए फालतू के ख्याल दिमाग से हटा देने चाहिए। दूसरा उदाहरण है, जापान एक विकसित देश है। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु हमले से खाक कर दिया था। उसके बाद जापान का एक पुनरुत्थान करने के लिए अमेरिका के राजनेताओं, सैन्य अधिकारियों और शिक्षाविदों ने मिलकर जापान का संविधान लिखा। फरवरी 1940 में कुछ 24 अमेरिकी लोगों ने जापान की संसद डाइट के लिए कुछ एक सप्ताह में वहाँ के संविधान को लिखा था, जिसमें 16 अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे। आज भी जापानी लोग यही कहते हैं कि काश हमें भी भारत की तरह अपना संविधान लिखने का अवसर मिला होता।
बावजूद इसके जापानी एक धार्मिक राष्ट्र और अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए दोनों देश तरक्की और खुशहाली पर जोर देते हैं, आरोप प्रत्यारोप पर नहीं। बहरहाल लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती के बाद भी कोई भी व्यक्ति संवैधानिक मसौदा तक पेश नहीं कर सका और दुनिया के सामने भारत के सिर पर कलंक लगा। इस सभा में केवल कांग्रेस ही शामिल नहीं थी, बल्कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, जिसकी विचारधारा पे आज की बीजेपी और संघ में सम्मिलित लोग थे, राजाओं के प्रतिनिधि तथा अन्य भी थे। सभी लोगों के प्रयासों पर जिन्ना ने पानी फेर दिया जब जिन्ना ने दो संविधान लिखने पर अड़ गए, एक पाकिस्तान के लिए और एक भारत के लिए। इसलिए बात की गंभीरता को समझते हुए नेहरू इंग्लैंड से संविधान विशेषज्ञों को बुलाने पर विचार कर रहे थे। ऐसी बेइज्जती के बाद गांधी जी को अचानक डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल आया और उन्हें संविधान सभा में शामिल करने की बात कर दी। इस समय तक किसी भी टोली की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर का कहीं कोई जिक्र तक नहीं था। सरदार पटेल ने यहाँ तक कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए दरवाजे तो क्या, हमने खिड़कियाँ भी बंद की हुई हैं। अब देखते हैं वो कैसे संविधान समिति में शामिल होते हैं। हालांकि संविधान के प्रति समर्पण को देखते हुए पटेल ने बाबा साहब को सबसे अच्छी फसल देने वाला बीज भी कहा था। लेकिन पहले संविधान सभा में शामिल न होने के लिए कई किस्से उपलब्ध हैं, जिसमें चुनाव हारवाना हो या जहाँ से चुनाव जीते वह हिस्सा पाकिस्तान को देना हो। कई सदस्य, कई समितियां, कई संशोधन, कई सुझाव और कई देशों के विचारों के बाद पृथक पाकिस्तान की घोषणा के बाद पहली बार 9 दिसंबर 1946 से भारतीय संविधान पर जमकर कार्य हुआ। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदा तैयार करके दुनिया को चौंकाया। आज वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं जिनके पूर्वजों ने जग हसाई करवाई थी। उस दौर में विश्व के अध्ययन को कॉपी पेस्ट कहते थे। मसौदा तैयार करने के पश्चात आगे इसे अमली जामा पहनाने पर कार्य हुआ, जिसमें भी खूब नौटंकियां हुई। डॉक्टर BN राव के बाद एक अकेले व्यक्ति बाबा साहब थे जिन्होंने संविधान पर मन से कार्य किया। पूरी मेहनत और लगन से पूरे 2 साल 11 माह 18 दिन बाद बाबा साहब ने देशवासियों के सामने देश का अपना संविधान रखा, जिसके दम पर आज देश विकास और शिक्षा की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। और कहने वाले कहते रहें, मगर बाबा साहब के योगदान ये भारत कभी नहीं भुला सकता है। हम उनको संविधान निर्माता के रूप तक सीमित नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया यूं ही नहीं कही गई है, कुछ तो जाननी पड़ेगी। उनके योगदान, समर्पण, कर्तव्य और संघर्षों को इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। बहुत बहुत नमो बुद्धाय। मैं हूँ सर्वजीत आर्या, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन प्रांतीय उप महासचिव। एक बार पुनः आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम।